गरीब काली मेहंदी ब्लाउज वाली बहू। मैंने तो सब्जी भी छौंक दी और मसाला भी नहीं पीसा। अब अगर मैं चूल्हे के पास से उठूंगी तो आंच बुझ जाएगी। लाओ माँ, मसाला मैं पीस देती हूँ। वो तो ठीक है आरती बेटी, मगर तूने इतनी सारी मेहंदी किस लिए पीसी है? वो माँ, आज अंजू मौसी की बेटी जूही की मेहंदी है ना, तो बस उसी के लिए। अरे मगर आरती बेटी, उसके हाथ पैरों में तो 2 कीप में ही मेहंदी लग जाएगी, मगर तूने तो कटोरी भरकर मेहंदी पीसी है। समझ गई, कहीं वो भी तुझसे अपने ब्याह में मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन तो नहीं बनवाने वाली? हाँ माँ, आजकल मेहंदी के ब्लाउज डिजाइन बहुत ही ट्रेंड में है, इसलिए हर ब्राइडल दुल्हन अपनी शादी में मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनवाना पसंद करती है, और फिर इससे आपकी गरीब बेटी को 2 पैसे ज्यादा भी तो मिलते हैं। थोड़ी देर में आरती मेहंदी लगाने मंजू के घर आती है। आरती, आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जूही, तुम इस हरे रंग के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मगर ये बैकलेस ब्लाउज इस लहंगे के साथ मैच नहीं कर रहा। जानती हूँ, बट ये बैकलेस ब्लाउज मैंने मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बनवाने के लिए पहना था कि मेहंदी बिगड़े ना। अब तुम जल्दी से मेरे हाथों पैरों पर मेहंदी लगा दो, अब फिर तुम्हें मेरी ब्राइडल मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी लगाना है। आरती जूही के हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाकर उसे मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी लगा देती है, जो कि जूही को बहुत पसंद आता है। वाह आरती, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितना सुंदर मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है। थैंक यू सो मच। भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी भी पक्की हो जाए, ताकि तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी लग जाए। शादी की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसके काले रंग की वजह से रिश्ते वाले उसे हर बार ठुकरा कर चले जाते हैं। अच्छा जूही, अब मैं घर चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आरती बेटी, आ गई तू? अच्छा सुन, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, छोड़ क्यों नहीं देती आप मेरी शादी की जिद? वो भी आएंगे और बाकियों की तरह ही आपकी बदकिस्मत बेटी को फिर से ठुकरा कर चले जाएंगे। माँ, आप मान क्यों नहीं लेती? मेरी शादी नहीं होगी और ना कभी मेरे हाथों में शादी की मेहंदी लगेगी। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, मेरा मन कह रहा है कि तेरी शादी यहीं होगी। अगले दिन राजपाल का परिवार आरती को देखने आता है और यश आरती को पसंद कर लेता है, जिसकी बाद आरती और यश की शादी हो जाती है। आओ आरती बहू, इस ससुराल में तुम्हारा स्वागत है, मगर याद रहे अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे इस खानदान की इज्जत घटे। स्नेहा, जाओ अपनी भाभी को कमरे में छोड़ आओ। जी मम्मी जी। भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसी हैं। नंद जी, माँ जी ने मुझे अपना लिया, मुझ काली बदकिस्मत बहू के लिए यही बहुत है। खबरदार भाभी, जो फिर कभी ऐसा कहा। मेरे लिए मेरी भाभी सबसे सुंदर है, और मैं तो अपनी शादी में आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी, और स्पेशल मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन तो जरूर बनवाऊंगी, आप बस पैसे बता देना। इस तरह स्नेहा अपनी प्यार भरी बातों से आरती के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। ऐसे ही समय बीतता है, इसलिए कि गायत्री आरती के काले होने के कारण इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अक्सर आरती की गरीबी को लेकर उसे बुरा भला सुनाती रहती। फिर एक दिन, माँ जी, कुछ दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आने वाला है। मैं सोच रही थी कि घर के गार्डन में मेहंदी के पौधे लगा देती, वो काम आ जाते। ओहो बहू, तुम्हें क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा? तुम गरीब की बेटी थी, मगर अब अमीर खानदान की बहू हो, और हमारे यहाँ करवा चौथ या तीज पर महंगी मेहंदी वाली आती है, समझी? खैर, तुम्हारे लिए तो मुझे पार्लर वाली भी बुलानी पड़ेगी जो तुम्हारा मेक ओवर करेगी। अब तुम्हारे काले रंग के कारण मैं अपनी बेइज्जती तो नहीं करा सकती। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर आरती की आंखें छलछला जाती हैं। मगर कुछ ही दिनों में यश का बिजनेस बड़े स्कैम में फंस जाता है, जिसमें उनका घर बार बिजनेस सब छिन जाता है और वो गरीबी में गुजारा करने को मजबूर हो जाते हैं। पता नहीं मेरे हंसते खेलते घर परिवार को किसकी नजर लग गई। जब से इस काली बहू के कदम घर में पड़े हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। गायत्री जी, तुम बहू को क्यों दोष दे रही हो? उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं। इतने में यश घर आता है। क्या हुआ जी, कहीं नौकरी मिली? नहीं आरती, कहीं भी कोई काम नहीं मिला। सुनिए जी, जब तक आपको काम नहीं मिलता मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, इससे घर का दाना पानी तो चल सकेगा। वैसे भी शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। इस तरह से अपने ससुराल की जिम्मेदारी आरती खुद पर लेकर
उस दिन बहुत से मेहंदी के डिजाइन गत्तों पर बनाकर बाजार के चौक पर बैठी होती है। हे भगवान, मुझ गरीब पर तरस खा, किसी को तो भेज जो मुझसे मेहंदी लगवाए। तभी मीता नाम की एक अमीर लड़की गरीब बहू के बनाए मेहंदी डिजाइन को देखकर उसके पास आती है। सुनो, 2 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे मेहंदी लगा सकती हो? और क्या तुम्हें मेहंदी के ब्लाउज डिजाइन भी बनाना आता है? जी मैडम जी, मैं लगा दूंगी। कितने पैसे लोगी? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? अच्छा चलो ठीक है, ब्राइडल मेहंदी लगाने में और मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाने के बदले में मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगी। गरीब आरती किसी भी कीमत पर यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। आरती मीता को अपने घर ले आती है और घर के बीचों बीच पर्दा डालकर पूरी मेहनत और लगन से मीता को बहुत ही सुंदर मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाती है। ये लीजिए मैडम जी, आपकी मेहंदी पूरी हो गई। वाह आरती, इट्स इम्प्रेसिव। तुमने कितना यूनिक मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है, बिल्कुल वैसा जैसा कि मैं चाहती थी। मैंने ये डिजाइन पार्लर वाली को लगाने को कहा था, मगर उसे आया ही नहीं। मीता आरती की लगाई गई मेहंदी की खूब तारीफ करती है और उसे 20,000 रुपए देकर चली जाती है, जिसे आरती पहले तो अपने घर में राशन पानी भरवाती है और बचे हुए पैसों से घर के आधे हिस्से में पार्टीशन डालकर मेहंदी लगाने की कुर्सी और पंखा लगा देती है। वहीं अब मीता के बाद उसकी सहेलियां भी उस गरीब बहू के घर ढूंढती हुई वहां आती हैं। कोई है अंदर? जी कौन है? मीता ने यही घर तो बताया था। वो हमें मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगवाना था। वो यहाँ पर एक औरत रहती है, काली काली सी है वो। आरती नाम है उसका, मेरी बहू है वो जो मेहंदी लगाती है। अपनी सास को अपने लिए पहली बार बोलते देखकर आरती को अच्छा लगता है और रिया अंदर आती है। बताइए मैडम जी, कैसी मेहंदी लगवानी है आपको? देखो, मुझे ना कल एक फंक्शन में जाना है और मेरा जो ड्रेस है उसका ब्लाउज बिल्कुल बैकलेस है। ये उस ब्लाउज की पिक है। बस ऐसा कोई ब्लाउज डिजाइन बना दो जिससे मेरे फ्रंट साइड का स्लीव और बैक नेक दोनों कवर हो जाएं। फिर आरती अपना दिमाग लगाकर इस बार सबसे अलग ब्लाउज डिजाइन बनाती है जो रिया को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, कितना अच्छा मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है। आई लव दिस। तुम्हारी मेहंदी के लिए मैं तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ और ये डिजाइन तो मैं अपने स्नैपचैट पर जरूर शेयर करूंगी और तुम्हारे घर का पता भी। उस रोज रिया उस गरीब बहू के बनाए मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को जैसे ही स्नैपचैट पर डालती है, उसे लाखों लाइक मिलते हैं और स्नैपचैट पर मेंशन किए गए आरती के घर का एड्रेस अब सैकड़ों मेहंदी के ब्लाउज डिजाइन लगवाने वाली औरतों लड़कियों की भीड़ से भर जाती है। और अब आरती सुबह से लेकर शाम तक मेहंदी लगाती और उसे एक मेहंदी ब्लाउज डिजाइन के बदले कोई 10,000 दे जाता तो कोई 20,000। इस तरह से शादी के उस सीजन में आरती अपने मेहनत और मेहंदी लगाने के हुनर से लाखों रुपए कमा लेती है और अपने ससुराल वालों के रहने के लिए एक पक्का घर खरीद देती है। आरती, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। इस घर का बेटा होकर जो मैं नहीं कर सका, वो तुमने बहू होकर भी कर दिखाया। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने किए का पछतावा है। मैं हमेशा तुझे तेरी गरीबी और तेरे काले रंग के लिए कोसती रही, मगर तू खरा सोना है। मैं जानती थी माँ जी कि एक ना एक दिन आप मुझे अपना लेंगी। अब मुझे सब कुछ मिल गया। आखिर में गायत्री को अपनी गरीब काली बहू की कदर समझ में आ जाती है और आरती को भी अपने ससुराल वालों से अपने हिस्से से बढ़कर खुशियां मिलती हैं और वो लगातार अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके शादी और त्योहारों पर मेहंदी लगाती है। आलोक अपनी पत्नी मीनाक्षी और 3 बेटियां पायल, रिया और अनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता है। आलोक की बड़ी बेटी पायल जो 20 साल की थी और रिया पायल 18 और 15 साल के थे। आलोक उसी गांव में एक दर्पण नाम के अमीर आदमी के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन सवेरे, मीनाक्षी, आज मुझे खेत से आने में देर रात हो जाएगी। आज दर्पण मालिक के खेत से गेहूं की फसल निकलने वाली है, तो मुझे सारी फसल अच्छे से निकालना है। जी, अगर ज्यादा काम हो तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं मीनाक्षी, तुम घर में बेटियों के पास रहो। इतना कहकर आलोक अपने घर से चला जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है। कल रात के दाल चावल हैं, रुको मैं अभी तुम तीनों को खाने को देती हूँ। अरे वाह, दाल चावल! माँ, आपके हाथ के दाल चावल के तो क्या ही कहने हैं, खाकर तो मजा ही आ जाता है। मीनाक्षी अपनी तीनों बेटियों को दाल चावल देती है। इधर आलोक दर्पण के खेत में गेहूं की फसल काटने लग जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी वहाँ दर्पण और उसकी पत्नी कविता खेत में आते हैं। अरे वाह आलोक, तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी फसल काट दी।
हाँ मालिक, बस थोड़ी ही फसल बाकी है। आलोक फसल काटने में लग जाता है। जी, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी है। हाँ कविता, अपनी इस फसल के अच्छे होने में इस बेचारे गरीब आलोक का बहुत योगदान है। इसने बहुत ही मेहनत से हमारी फसल की देख रेख की है। बड़ा ही मेहनती और ईमानदार है ये आलोक। जी, हम जो अपने घर में रखे 300 किलो दाल चावल गरीबों में बांटने वाले हैं, हम वो दाल चावल इस आलोक को दे देते हैं, है ना? सुना है इसके घर में इसकी 3 बेटियां और इसकी गरीब पत्नी है। अरे हाँ कविता, ये बेचारा आलोक तो कितना गरीब है। हम वो सारे दाल चावल इस बार इसे ही दे देते हैं। तभी दर्पण आलोक से कहता है, सुनो आलोक, काम खत्म होते ही मेरे घर चले आना। दर्पण कविता वहां से चले जाते हैं। रात का समय आलोक दर्पण के घर जाता है। तभी दर्पण आलोक को 300 किलो कच्चे दाल चावल दे देता है। वो लेकर दर्पण एक ठेले पर अपने घर चला आता है। अगले दिन सवेरे आलोक दर्पण का ठेला लेकर उसके घर जाने लगता है। तभी एक ट्रक पीछे से आकर आलोक को उड़ा देता है, जिसके बाद इस घटना में आलोक की वहीं मौत हो जाती है। आलोक की मौत की खबर सुनकर मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियां पूरी तरह से टूट जाती हैं। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। माँ, पिताजी तो अब नहीं रहे, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा माँ? 3 दिन में बस हम दाल चावल ही खा रहे हैं। आलोक, अब क्यों हमें ऐसे गरीब अवस्था में छोड़कर चले गए? अब मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? माँ, हम दाल चावल बनाकर गांव में बेचते हैं ना। दर्पण मालिक ने तो पिताजी को 300 किलो कच्चे दाल चावल दिए हैं। बिटिया, दाल चावल भी कोई बेचने की चीज है क्या? हाँ माँ, रिया सही कह रही है। आपको पता है, अपने गांव में चिकन बिरयानी, दाल चावल ये सब बहुत बिकता है। हो सकता है हमारा ये कारोबार भी चलने लगे। अगर हमारा दाल चावल का कारोबार इस गांव में चलने लगा तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। पर बिटिया, उसके लिए एक दुकान चाहिए और हमारे पास तो रहने के लिए भी ठीक से घर नहीं है। माँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। और हमें दुकान की क्या जरूरत, हम किराए से कोई ठेला ले लेते हैं ना और उसे गांव में एक जगह लगाकर उस पर दाल चावल बेचने का कारोबार करते हैं। आप तो कितनी स्वादिष्ट दाल चावल बनाती हो। बेटियों के कहने पर मीनाक्षी इस बात के लिए मान जाती है। तभी वो सब मिलकर उसी गांव में एक व्यक्ति का ठेला किराए पर ले लेते हैं और 2 दिन में चूल्हा और बाकी सामान की व्यवस्था करके उसी गांव में एक जगह अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं। बच्चों, तुम्हारे कहने पर मैंने इतना खर्चा करके कर्ज लेकर दुकान तो लगा ली, पर हमारे पास दाल चावल खाने आएगा कौन? माँ, धीरे धीरे आएंगे ग्राहक। शुरू में तो कोई भी कारोबार में परेशानी आती ही है। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियां वहीं अपनी दुकान में ग्राहकों के आने की राह देख रहे थे। देखते ही देखते रात हो जाती है, पर उनकी दुकान पर एक भी ग्राहक दाल चावल खाने नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी चारों बेटियां रोज अपनी दुकान में आते थे और दाल चावल बनाते थे, पर एक भी ग्राहक उनके पास नहीं आता। एक दिन सवेरे, पायल बिटिया, अनीता बिटिया, अब मैं दाल चावल नहीं बनाऊंगी। इतने दिनों से हम रोज दाल चावल बना रहे हैं और रोज के रोज सारे दाल चावल हमें फेंकने पड़ रहे हैं। हमारी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। माँ, हम एक बार और कोशिश करते हैं ना। अनीता, तुम्हारे इस कारोबार के चक्कर में हमारे भूखे रहने के दिन आ गए हैं। मैंने इतना सारा कर्ज लेकर ये दुकान खोला था, अब मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं? अब बहुत हो गया, मैं गांव में कोई काम देखकर आज से ही काम करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में वहां से अपने घर चली जाती है। ये देखकर उसकी तीनों बेटियां पायल, अनीता और रिया बहुत दुखी होते हैं। वैसे माँ की बात सही है, हम कब तक यहाँ बैठकर ग्राहकों के आने की राह देखते रहेंगे? हमारे पास तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी तीनों के पास आता है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। पिछले 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, हम आपको अभी अपनी दुकान के गर्मा गर्म दाल चावल खाने को देते हैं। पायल और अनीता फटाफट अपनी दुकान में गर्मा गर्म दाल चावल बनाते हैं और वो बुजुर्ग आदमी को देते हैं। वो बुजुर्ग आदमी इतने स्वादिष्ट दाल चावल खाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। कितने स्वादिष्ट दाल चावल बनाए तुमने, खाकर तो दिल खुश हो गया। पर ये क्या बच्चों, तुम्हारी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। तभी पायल बुजुर्ग आदमी को सारी बात विस्तार से बताती है। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी पायल के हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल देते हैं। बिटिया, ये कारोबार तुम्हारा यहाँ नहीं चलेगा।
इस कारोबार को करने तुम पड़ोस वाले गांव में जाओ। और इस बोतल में कोई मामूली पानी नहीं है बेटा, ये एक चमत्कारी पानी है बिटिया। इस पानी को ले जाकर अपने घर में रखे अनाज और कच्चे दाल चावल पर छिड़क दो। ऐसा करते ही तुम्हारे दाल चावल जादुई दाल चावल हो जाएंगे और उसके बाद जीवन में तुम्हें कभी अनाज की कमी नहीं होगी बेटा। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले जाते हैं। पायल दीदी, हमें बाबा की कही बातों पर अमल करना चाहिए। हो सकता है इनके बताए इस रास्ते से हमारा कारोबार चलने लगे। उसके बाद तीनों बहनें अपने घर आते हैं और अपने घर में रखे कच्चे दाल चावल के ऊपर वो बुजुर्ग आदमी का दिया पानी छिड़क देते हैं और उसमें से थोड़े कच्चे दाल चावल लेकर अपना ठेला लेकर पड़ोस वाले गांव में आते हैं और वहां दाल चावल बनाते हैं। तभी दाल चावल के बनते ही उस दाल चावल के अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि वो खुशबू सूंघकर ही लोग अपने आप रिया, अनीता और पायल के पास चले आते हैं। अरे वाह, आपके इस दाल चावल से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे क्या प्लेट दाल चावल है? केवल 30 रुपए प्लेट है दाल चावल। अच्छा ये लो 30 रुपए और मुझे 1 प्लेट दाल चावल दे दो। अरे मुझे भी 1 प्लेट दाल चावल दे दो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से तो। तभी पायल, अनीता और रिया तीनों मिलकर वहां आए काफी सारे लोगों को अपने हाथ के दाल चावल देते हैं। इतने स्वादिष्ट दाल चावल खाकर सब लोग अपनी उंगलियां तक चाट जाते हैं। अरे वाह वाह, ये दाल चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट है और मुझे 1 प्लेट और 2 दाल चावल। बड़ा मजा ही आ रहा है इसे खाने में तो। वाह। इसी तरह सारे लोग 2 से 3 प्लेटें दाल चावल खाते हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में तीनों के सारे दाल चावल खत्म हो जाते हैं। ये देखकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। उनके पास काफी पैसा भी आ जाता है। देखो अनीता, रिया, कुछ ही घंटों में हमारी कितनी कमाई हो गई और हमारे सारे दाल चावल भी बिक गए। चलो हम घर जाकर माँ को ये बात बताते हैं और फिर से यहाँ आकर दाल चावल बेचते हैं। हाँ पायल दीदी, वो बाबा ने सही कहा था। उनका दिया वो पानी तो सच में चमत्कारी पानी है। उस पानी से हमारे दाल चावल सच में जादुई दाल चावल बन गए। उसके बाद तीनों घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताते हैं। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मीनाक्षी भी अपनी बेटों के साथ पास वाले गांव में आकर दाल चावल बनाकर बेचने लगती है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी और उसकी तीनों बेटियों का दाल चावल का कारोबार इतना चलने लगता है कि चारों मिलकर 4 ठेले ले लेते हैं और अपने अपने ठेले पर अपने हाथों से दाल चावल बनाकर बेचने लगते हैं। देखते ही देखते 4 महीने बीत जाते हैं। मीनाक्षी के पास इतना पैसा आ चुका था कि मीनाक्षी उन पैसों से पड़ोस वाले गांव में एक बड़ी सी दुकान खरीद लेती है और उसमें अपनी बेटियों के साथ दाल चावल के साथ साथ और भी कई तरह के पकवान बनाकर बेचने लगी। एक दिन रात में मीनाक्षी दर्पण के दिए उस कच्चे दाल चावल को देखती है तो वो दाल चावल जितने दर्पण ने दिए थे वो अभी उतने ही थे। उनमें से जरा भी दाल चावल कम नहीं हुए थे। अरे ये क्या चमत्कार है, हम तो 4 महीने से इन दाल चावल में से दाल चावल ले रहे हैं, पर ये दाल चावल तो अभी उतने ही हैं जितने पहले थे। इनमें से तो दाल चावल खत्म ही नहीं हो रहे। माँ, हमने बाबा का दिया वो चमत्कारी पानी इन दाल चावल में छिड़का था, जिसके बाद बाबा ने कहा था कि तुम्हें जीवन में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। मुझे लगता है ये बाबा के उस जादुई पानी के कारण ही हो रहा है। पता नहीं वो बाबा कौन थे। वो फरिश्ते की तरह हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को आबाद करके चले गए। उसके बाद मीनाक्षी रोज उन दाल चावल से दाल चावल लेने लगी, पर वो दाल चावल कभी खत्म ही नहीं होते थे। उसके बाद मीनाक्षी का कारोबार इतना चलने लगा कि मीनाक्षी की सारी गरीबी दूर हो गई और वो उस गांव की सबसे अमीर महिला बन गई।